गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि हमारा क्लास चल रहा है हिंदी साहित्य एक वाक्य प्रश्न उत्तर, अभी तक हम 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 10वां क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण एक वाक्य प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये आ सकता है। और इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो सभी परीक्षाओं में कभी पूछे गए हैं, इसकी चर्चा हमने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता किसके संस्मरण है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अनुमोदन का अंत और सभा की सभ्यता किसके संस्मरण है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध संस्मरण है अनुमोदन का अंत और सभा की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शामी। आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और आदिकाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है संक्रांति काल। तो आदिकाल को संक्रांति काल किस विद्वान ने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम खिलावन पांडेय। तो राम खिलावन पांडेय ने आदिकाल को संक्रांति काल कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी के फूल की रचना कब की है। तो खादी के फूल जिसके लेखक हैं बच्चन, तो इसकी रचना कब की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1948 में। तो 1948 में खादी के फूल की रचना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन का समग्र कृतित्व बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में संग्रहित हैं। तो बच्चन का समग्र कृतित्व बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में संग्रहित हैं। तो इसकी संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10। तो 10 खंडों में बच्चन की जो ग्रंथावली है उसकी संख्या मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ध्यान मंजरी के रचनाकार का नाम क्या है। तो राम ध्यान मंजरी के रचनाकार का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं अग्रदास या अग्र अली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अग्रदास या अग्र अली जो है ये राम ध्यान मंजरी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी का जन्म काल क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म काल क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1492 ईस्वी। तो 1492 ईस्वी जो है ये जायसी का जन्म काल माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे में कौन से बिंब का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे में कौन से बिंब का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका चाक्षुष बिंब। तो इसमें जो है चाक्षुष बिंब का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के किस ग्रंथ में संसार के खत्म होने का वर्णन किया गया है। तो जायसी के किस ग्रंथ में संसार के खत्म होने का वर्णन किया गया है। तो उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम में संसार के खत्म होने का वर्णन किया गया है और इसके लेखक हैं जायसी।
तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ विलाप कविता के लेखक का नाम क्या है? तो दशरथ विलाप कविता के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो दशरथ विलाप के लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि दशरथ विलाप ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था? तो जायसी को कौन सा रोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था? तो उस रोग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चेचक। तो जायसी को चेचक रोग था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार की आत्मकथा पद्यात्मक है? तो किस साहित्यकार की आत्मकथा जो है वो पद्यात्मक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी की रचना खादी का फूल किस साहित्यकार के साथ लिखी गई है? तो बच्चन जी की रचना खादी का फूल किस साहित्यकार के साथ लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत और बच्चन दोनों ने साथ मिलकर खादी का फूल नामक रचना लिखा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम सूफी काव्य कौन सा माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम सूफी काव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदायन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार चंदायन प्रथम सूफी काव्य माना गया है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मुल्ला दाऊद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो वामन दास जो है ये किस उपन्यास का पात्र माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैला अंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु का एक बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। उसमें वामन दास नामक एक पात्र है, तो उस पात्र से लिया गया है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं देवराज। हालावाद का समय काल क्या माना जाता है? तो हालावाद का समय काल क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1933 से 1936, 1933 से 1936 ईस्वी जो है ये हालावाद का समय माना गया है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त कवियों की श्रेणियों में किस विद्वान ने विभाजित किया है? तो रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में किस विद्वान ने विभाजित किया है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जो कवि हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का आदर्श काल क्या है? तो रीतिकाल का आदर्श काल क्या है? इसका समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1650 से 1850।
तो 1650 से 1850 जो है ये रीतिकाल का आदर्श काल है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका देशी वाणी। तो विद्यापति ने अपभ्रंश को देशी वाणी कहा है। और विद्यापति जो है ये आदिकाल और भक्तिकाल के मध्य आते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कौन से कवि जो हैं वो आदिकाल और भक्तिकाल के मध्य आते हैं, तो वो हैं विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव माना जाता है, तो बच्चन जी पर फारसी के किस कवि का प्रभाव माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका उमर खयाम। तो उमर खयाम नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, तो उन पर जो है उनका प्रभाव बच्चन जी पर दिखता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विद्यापति के पदों में प्रधान रस कौन सा माना गया है, तो विद्यापति के पदों में प्रधान रस कौन सा माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका श्रृंगार। तो श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है विद्यापति के पदों में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब व किसने किया था, तो सचेतन कहानी का प्रवर्तन कब और किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये किया था महिप सिंह ने 1964 में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के पद्मावत काव्य को क्या माना जाता है, तो जायसी के पद्मावत काव्य को क्या माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका समशोक्ति। तो इसको जो है समशोक्ति माना जाता है पद्मावत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है, तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूफ। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सूफी शब्द जो है इसको लेकर कई मतभेद रहे हैं। जैसे इस शब्द में सूफी शब्द जो है ये कई और शब्दों के साथ बने हैं, जैसे सुफ और सुन और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जैसे सूफ है, इसके अलावा सफ़ा है। सफ़ा का अर्थ है पवित्र, आप इसको नोट कर सकते हैं। सफ़ा का अर्थ है पवित्र। और फिर सफ़, तो सफ़ भी जो है इसका अर्थ है ऊन। तो सूफ, सफ़ा, सफ़ इन शब्दों से जो है सूफी शब्द का निर्माण हुआ है, परंतु सूफ शब्द जो है ये अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। परंतु इनकी परिभाषा भी जानना आवश्यक है। जैसे सफ़ा, सफ़ा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है पवित्र। सफ़ का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है ऊन। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के गुरु कौन माने जाते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जायसी के गुरु जो हैं कौन माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सैयद मोहिदी और शेख अशरफ। तो सैयद मोहिदी और शेख अशरफ जो है ये जायसी के गुरु माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने अपने गुरु के रूप में उल्लेख किसको किया है, तो जायसी ने अपने गुरु के रूप में किनको उल्लेख किया है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले आते हैं शेख बुरहान और सैयद अशरफ।
तो शेख बुरहान और सैयद अशरफ जो हैं उनका उल्लेख किया है जायसी ने अपने गुरु के तौर पर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के गुरु कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सैयद मोहिदी। तो सैयद मोहिदी जो है ये आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी के गुरु हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है या किस इतिहासकार को जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। जायसी के दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी के दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सैयद मोहिदी। तो सैयद मोहिदी जो है ये जायसी के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। कबीर में दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? तो कबीर के दीक्षा गुरु जो है वो कौन माने गए हैं? तो उनका नाम है शेख तकी। तो आप नोट कर सकते हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मानसरोवर। इसके 8 भाग हैं और गुप्त धन 2 भाग। तो मानसरोवर जो है ये मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जायसी का किस राजघराने में बहुत मान था? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमेठी। तो अमेठी राजघराने में जायसी का बहुत मान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भा अवतार मोरनो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, ये पंक्ति किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कही है? तो फिर से पढ़ते हैं। भा अवतार मोरनो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, तो ये पंक्ति जो है किस कवि ने अपने जन्म के बारे में कही है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जायसी। तो ये जायसी की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ मैं घर पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है ये किसने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है बनारसी दास जैन ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बनारसी दास जैन ने जो है मृगावती और मधुमालती के बारे में ये कथन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ये प्रश्न आपका नेट में आया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? किस पाश्चात्य विद्वान ने किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंच रोह। तो फ्रेंच रोह ने किया है। सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूफी परंपरा में कितने हिंदू कवि हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक। सिर्फ एक हिंदू कवि हुए हैं सूफी परंपरा के अंतर्गत, और उनका नाम है सूरदास पंजाबी। पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पद्मावत महाकाव्य में सभी पात्र किस रूप में माने गए हैं या किस रूप में हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रतीक, प्रतीक रूप में है। जैसे राघव चेतन जो है ये शैतान का प्रतीक है, आपने पढ़ा होगा राघव चेतन। इसके अलावा एक तोता है, वो जो है गुरु के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। खिलजी जो है वो माया के रूप में माना जाता है। राघव चेतन शैतान। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। नागमती जो है वो संसार की प्रतीक मानी जाती है। नागमती संसार की प्रतीक मानी जाती है। तो ऐसे जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत में। तो भारत के मध्य प्रदेश भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर। तो नागपुर भारत में इसका आयोजन हुआ था 1975 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। 1976 में हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मॉरिशस देश में हुआ था, पोर्ट लुइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भी हुआ था मॉरिशस में 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो हिंदी भाषा के हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जफरनामा में। तो जफरनामा में हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा क्या है? तो हिंदी भाषा जो है ये एक वियोगात्मक शैली मानी जाती है। गुल की बन्नो कहानीकार के लेखक का नाम क्या है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये कहानी है, गुल की बन्नो। तो इसके कहानीकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? तो फिर से पढ़ते हैं। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वा देने की या मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से अपने मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल का कवि किसे माना है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल का कवि
किसे माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास को शुक्ल ने लोकमंगल का कवि कहा है। आत्मपरिचय रचना किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आत्मपरिचय रचना जो है किस काव्य संग्रह से ली गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निशा निमंत्रण। तो निशा निमंत्रण से आत्मपरिचय रचना जो है ये ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन जैन सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र संज्ञा किसने दी है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आदिकालीन सिद्ध जैन और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र की संज्ञा किस विद्वान ने दी है या किस इतिहासकार ने दी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ के साथी किस विधा की रचना मानी जाती है? तो पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रेखा चित्र। तो ये जो है रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो 11 रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रूप गोस्वामी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है रूप गोस्वामी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधो बांधो किरणे चेतन तेजस्वी है तमाजीवन आती भारत के ज्योति निर्धन महिमा बल पंक्तियाँ निराला के किस कविता से ली गई है? तो बांधो बांधो किरणे चेतन तेजस्वी है तमाजीवन आती भारत की ज्योति निर्धन महिमा बल, ये पंक्तियाँ जो है निराला की किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुहुपावती किसकी रचना है जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया है? तो पुहुपावती जो है किसकी रचना है जिसका संपादन डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने किया है? तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके वास्तविक लेखक हैं संत दुखहरण। तो संत दुखहरण जो है इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु लिखहु सब लोग किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु लिखहु सब लोग, तो इस पंक्ति के लेखक हैं श्रीधर पाठक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके ये जो पहली लाइन है या जो ये पहला वाक्य है इसको आप नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है। निज भाषा बोलहु लिखहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है ये कहाँ से होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रयाग से होता था। महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, ये कथन किसका है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है, तो ये कथन किसका है? तो इसके लेखक हैं विनय मोहन शर्मा। तो विनय मोहन शर्मा ने ये कथन कहा है कि महादेवी वर्मा के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है। विद्यापति को पहले रहस्यवादी किसने माना है? तो विद्यापति को पहले रहस्यवादी किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
तो जॉर्ज ग्रेसन ने सबसे पहले विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कविता के विरुद्ध किसकी है? तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो राजा शिव सिंह का पत्नी का नाम क्या माना गया है? तो इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मणा देवी। तो लक्ष्मणा देवी जो है ये राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? तो श्यामा स्वप्न के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो तेरी मेरी उसकी बात के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं यशपाल। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो तेरी मेरी उसकी बात के लेखक हैं यशपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? तो उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सास्यूर, एक बहुत ही बड़े पाश्चात्य विचारक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अर्धकथानक किस भाषा की रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अर्धकथानक किस भाषा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा अर्धकथानक सन 1641 ईस्वी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा अर्धकथानक जो सन 1641 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। यहाँ से कई प्रश्न आ सकते हैं कि हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है अर्धकथानक, और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सन 1641 में, और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागफनी जूठन मुर्दहिया किस विधा की रचना मानी जाती है? तो नागफनी जूठन और मुर्दहिया किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दलित आत्मकथा। तो ये जो है दलित आत्मकथा के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी रचित आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो जायसी रचित आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अब प्रश्न पूछा गया है कि आखिरी कलाम नाम का एक उपन्यास भी है, तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है दूधनाथ सिंह, और ये प्रकाशित हुई थी 2006 में। तो यहाँ से भी 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, और ये जो है 2006 में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आयोजित हुआ था नागपुर में 1975 में।
तो अभी हम जो बाकी के विश्व हिंदी सम्मेलन हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो अब द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोर्ट लुई में, मॉरिशस, 1976 में। इसके बाद तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली भारत में हुआ था 1983 में। इसके बाद चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोर्ट लुई, मॉरिशस में 1993 में। फिर आता है पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनाड एंड टोबैको 1996 में। फिर आता है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये हुआ था लंदन में, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में लंदन में हुआ था 1999 में। उसके बाद सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पारामीरिबो में, सूरीनाम। तो पारामीरिबो सूरीनाम में ये हुआ था 2003 में। इसके बाद आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुआ था 2007 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ था 2012 में। इसके बाद 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भोपाल, भारत में। तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार आते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निर्मोह कल के काले पट पर कुछ स्फुट रेखा पंक्ति प्रसाद जी के किस रचना से ली गई है? तो फिर से पढ़ते हैं, निर्मोह कल के काले पट पर कुछ स्फुट रेखा। तो ये जो पंक्ति है ये प्रसाद के किस रचना से ली गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आंसू। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भारोपीय से क्या तात्पर्य है? तो भारोपीय का अर्थ क्या है? तो भारोपीय का अर्थ है भारत यूरोपीय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यानी भारत और यूरोप इसको मिलाकर भारोपीय बना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल और प्रोफाइल पत्र साहित्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो फाइल और प्रोफाइल पत्र साहित्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। बहुत ही प्रसिद्ध ये पत्र साहित्य है और नेट में कई बार पूछा गया है, फाइल और प्रोफाइल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रेम पीर जहाँ उपजे तहाँ ना औषध मंत्र किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो प्रेम पीर जहाँ उपजे तहाँ ना औषध मंत्र। तो इस पंक्ति के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रतिमान पुराने निकस कृति के रचयिता का नाम क्या है? तो नए प्रतिमान पुराने निकस कृति के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। सूफी कवियों का मुख्य रचना क्षेत्र क्या रहा है? तो सूफी कवियों का मुख्य रचना क्षेत्र क्या रहा है या कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जौनपुर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जौनपुर रहा है सूफी कवियों का मुख्य रचना क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय संबंध क्या रहा है? तो रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय संबंध क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दाम्पत्य। तो दाम्पत्य संबंध रहा है रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल राम गहमरी किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? तो गोपाल राम गहमरी किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक बहुत ही बड़े पाश्चात्य लेखक हैं आर्थर कानन डायल। इनसे प्रभावित थे गोपाल राम गहमरी। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास लिखा है आर्थर कानन डायल ने। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, एक चलचित्र भी बना है, तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा। आर्थर कानन डायल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा किस महाकाव्य की पंक्ति है? तो गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा किस महाकाव्य की पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। तो ये जो है पद्मावत के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन है? तो संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज भाषा मानी गई है विनय पत्रिका। और इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास को 2 भाषाएं आती थी, ब्रज और अवधी। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 1976 में बच्चन जी को किस सम्मान से नवाजा गया था? तो 1976 में बच्चन जी को किस सम्मान से नवाजा गया था या सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1965 से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं 1965। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने की कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल पंक्तियों में क्या भाव है? तो फिर से पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो पंक्तियों में किस प्रकार का भाव मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यष्टि। तो व्यष्टि भाव का उदय होता है इस पंक्ति के माध्यम से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिछल गुआ हूँ, ये कथन किसका है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं प्रयोगवाद का अगवा नहीं पिछल गुआ हूँ, तो ये कथन किस विद्वान का या किस साहित्यकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो ये दिनकर की कथन मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो बच्चन की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दो चट्टाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखाएं बोल उठी, रेखाचित्र किसका है? तो रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं
देवेंद्र सत्यार्थी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि रेखाएं बोल उठी, ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत मानी जाती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का कौन सा कवि अपने काव्य नायक के साथ युद्ध में भाग लेता था? तो हिंदी का कौन सा कवि जो है अपने काव्य नायक के साथ युद्ध में भाग लेता था? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदवरदाई। चंदवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध पर जाते थे और जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान युद्ध करते थे इसका वर्णन वो अपने रचनाओं में करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंदवरदाई इन दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ था, एक ही दिन में हुआ था और इनकी मृत्यु भी जो है एक ही दिन में हुई थी। तो यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। और चंदवरदाई जो हैं ये पृथ्वीराज चौहान के कवि भी थे, दरबारी कवि भी थे और मित्र भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह लखीमा देई किस कवि की पदावली में उल्लेख किया गया है? तो शिव सिंह लखीमा देई किस कवि की पदावली में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विद्यापति। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन की 7 भागों में विभक्त रचना कौन सी है? तो बच्चन की 7 भागों में विभक्त रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एकांत संगीत। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि एकांत संगीत के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बच्चन। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो किस आचार्य ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो उनका नाम क्या है? तो वो हैं रामानंद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, रामानंद। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। अब तक हमने जो है 10 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर हमें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।